हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए पिछला लगभग इसके जो रूल्स रेगुलेशन है पेल्टन व्हील के या जनरल रूल्स रेगुलेशन अगर आप बोलें तो वो आप लोगों ने जस्ट पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को सीखना क्या है, पेल्टन व्हील या फिर पेल्टन टरबाइन के बारे में सीखना है। पेल्टन टरबाइन जो है वो एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। टेंजेंशियल है मतलब कि सीधी बात है कि जो वेन है उसमें क्या हो रहा है, टेंजेंशियली इसमें जो वाटर है वो टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये इम्पल्स टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन है मतलब जस्ट इस जो वेन है उसमें एंट्री से जस्ट पहले जो अवेलेबल एनर्जी है वो सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पूरा जो वाटर है और टरबाइन जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। कोई भी प्रेशर फोर्स अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। इनलेट और आउटलेट दोनों में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और मेनली इस तरीके की जो टरबाइन होती है वो हाई हेड में यूज़ की जाती है। मतलब जब नेट हेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उस केसेस में पेल्टन टरबाइन जो है वो यूज़ की जाती हैं। ओके, नोज़ल लगा होता है। अच्छा, पहले आप देखिए इसके पार्ट्स के बारे में। ये देखिए, ये नोज़ल लगा होता है। ये देखिए नोज़ल है, ये जो नोज़ल ये और ये जो होता है ये नोज़ल पार्ट होता है। तो नोज़ल क्यों लगा होता है आप लोगों को पहले भी पता है कि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ज़्यादा और यहाँ का इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कम। यहाँ से सेम Q जो है यहाँ से पास हो रहा है तो Q इक्वल टू A इंटू वी। जब ये ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है और जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये जो है ये ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा यहाँ पे जो टरबाइन अवेलेबल होगी उसकी। और वेलोसिटी हम बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो अगर v ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग ये नोज़ल यूज़ किया जाता है ताकि वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। जब हम लोग इस जो पेल्टन है इसके कुछ पार्ट्स के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या था, नोज़ल था, जिसमें से नोज़ल का क्या वो है वो हमने बता दिया। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें देखिए स्फीयर, ये लिखा हुआ है, ये है स्फीयर। स्फीयर मतलब ये जो अरेंजमेंट आपको दिया गया है ये अरेंजमेंट जो है इसे हम लोग बोलते हैं स्फीयर। मेनली इसका काम क्या होता है, देखिए अगर वाटर तेज़ी से ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है या जब हमें इसको रोकना होता है टरबाइन को हर समय, तो हम लोग ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुका है तो हम यही चाहेंगे कि टरबाइन बंद हो जाए। टरबाइन बंद हो जाए तो मतलब यहाँ से वाटर जो निकल रहा है वो बंद हो जाए। जब यहाँ से वाटर निकलना बंद होगा मतलब यहाँ से आने वाला वाटर यहाँ तक ना पहुँच पाए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, एक हम लोग कोनिकल शेप का, ये जो कोनिकल शेप का एक अरेंजमेंट रख देते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे रॉड लगा होता है, यहाँ तक ऐसे रॉड लगा होता है, यहाँ पर एक व्हील लगा होता है। तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, या तो मैनुअली जो जिसमें कम हेड अवेलेबल होता है उसमें क्या होता है, मैनुअली उनको इधर की साइड ऐसे पुश किया जाता है। जब ये पुश किया जाएगा तो जो कोनिकल पार्ट है ये इस नोज़ल में क्या हो जाता है, चला जाता है। जब चला जाएगा तो ये पार्ट जो है वो बंद होने लगेगा। जब बंद होने लगता है तो वाटर जो है जो पीछे से आ रहा है पेनस्टॉक से वो आगे निकलना जो है वो बंद हो जाता है। ये पहला तरीका है। अगर हमें वाटर जो है नोज़ल से निकलना वाला जो वाटर है अगर हमें उसे क्या करना है, कम करना है, तो हम इसे आगे की साइड पुश कर देते हैं और अगर हमें बढ़ाना है तो हम इसे पीछे की साइड खींच लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट हमने बोला ये दो तरीके का हो सकता है। इसे मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और यहाँ पर एक व्हील लगा होता है। तो इसे हम लोग अरेंजमेंट जिस तरीके का बना हो, जब बहुत ज़्यादा हेड अवेलेबल है तो मैनुअली इतना वाटर को रोक पाना इम्पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर हम लोग व्हील अरेंजमेंट लगाते हैं। तो व्हील को हम लोग घुमाते जाते हैं और ये आगे की साइड जो है वो पुश होता जाता है। तो ये भी अरेंजमेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे वो है आपका रनर देखिए। अच्छा, रनर के बारे में, रनर का शेप जो है वो आपको इधर देखने को मिलेगा।
ये देखिए ये है रनर, ये जो है ये रनर है। इसमें ये जो लगे हुए हैं कप शेप के, इन्हें बोलते हैं हम लोग वेन्स बोलते हैं, ठीक है, वेन्स लगे होते हैं इसमें। ओके, सर्कुलर डिस्क होती है ये एक, और इसमें नंबर ऑफ बकेट्स लगे होते हैं जिन्हें हम लोग वेन्स बोलते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी पेरिफेरी में, और हेमीस्फेरिकल कप होते हैं। इसमें से एक एक जो इन्हें या हम कप बोलें या बकेट बोलें या वेन्स बोलें, सब एक ही बात होता है, ठीक। तो ये जो बकेट है ये क्या होता है, 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड होता है, और ये जो डिवाइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर। जो सबसे पहला जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तब इसका डायग्राम भी आपको दिखाया गया था, तो उस डायग्राम में इसमें स्प्लिट पार्ट भी मैंने दिखाया था। और अभी ऐसे देखने में कैसा लाइन डायग्राम जो है वो देखने में कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए हेमीस्फेरिकल पार्ट है, और बीच में जो है ये बीच में स्प्लिटर लगा हुआ है। ये आधा कप और ये आधा कप, ये पूरा मिला के एक कप हो जाता है। बीच में स्प्लिटर लगा होता है। जो वाटर जो हम लोग डालते हैं वो ऐसे डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्प्लिटर में ही वाटर जो है वो अप्लाई किया जाता है। स्प्लिटर जो है पूरे कप को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। तो वाटर जो भी है यहाँ पे जाता है और यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ दिया, आधा पार्ट इधर निकल जाता है और आधा वाटर जो है वो इधर साइड से निकल जाता है। अच्छा, इसमें जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो 160 से 170 डिग्री के बीच में होता है। अच्छा, डिफ्लेक्शन एंगल क्या है वो देखिए, ये है डिफ्लेक्शन एंगल। ये जो है वाटर आया ऐसे, अब ये डिफ्लेक्ट हुआ, इतना डिफ्लेक्ट होके ये इधर ऐसे बना, ये बीटा की साइड जाएगा, बीटा बनेगा, ठीक। मतलब कि ये एंगल और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों का समेशन जो है वो 180 डिग्री होता है। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है जिसे डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। तो ये जो बकेट्स यानी ये जो वेन्स बनी होती हैं ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं और या फिर ब्रॉन्ज की बनी होती हैं, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, इस तरह इसकी बनी होती है, डिपेंडिंग कि कितना हेड कितना इनलेट पे अवेलेबल है उस हिसाब से। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, केसिंग के बारे में आपको इसमें जानना है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है ये है इम्पल्स टरबाइन। इसमें केसिंग जो है वो कोई हाइड्रोलिक वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं करती है। केसिंग का काम सिर्फ ये होता है कि वाटर जो है वो इधर उधर बिखर ना पाए, जो वाटर आ रहा है वो जो है, और एक चीज़, हाँ, जितना वाटर आ रहा है वो सीधे मतलब हिट करे उसको, वेन को हिट करे और वापस जाके वो टेल रेस में सीधे चला जाए। ये काम हमारा केसिंग का होता है। इसके बाद सिक्योरिटी पर्पस से भी होता है कि ये जो वेन्स जो हैं वो तेज़ी से घूम रहे होते हैं, तो अगर कोई चीज़ जो है इनके पाथ में आती है तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये केसिंग का यूज़ किया जाता है। केसिंग इसको पूरा बंद रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से इसका कांटेक्ट ख़त्म करके अंदर कोई प्रेशर जनरेट होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें अरेंजमेंट दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों को ध्यान हो तो जो अपने लैब में तीन टरबाइन रखी हुई हैं, तो इसमें जो मिडिल वाला है जिसमें पीछे से ग्लास लगा हुआ है, और मैंने कई बैचेस में ये भी बोला था कि ये देख लो पीछे से दिखता है ऐसा है, उसमें जो टरबाइन वो है वो पेल्टन ही है, उसमें पीछे से दिखता भी है ये टरबाइन, ये तो वेन्स जो है उसमें दिखती हैं। उसमें जो केसिंग लगी हुई है वो ऐसी ही केसिंग लगी हुई है। अच्छा, जिस उसमें जो इम्पल्स टरबाइन होती हैं उसमें हमें ड्राफ्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो रिएक्शन टरबाइन होती हैं उसमें ड्राफ्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। लेकिन इसमें केसिंग होती है, लेकिन कोई हाइड्रोलिक काम परफॉर्म नहीं करता है। सिर्फ क्या किसके लिए कि स्प्लैशिंग ऑफ वाटर यानी पानी इधर उधर बिखर ना जाए, सिर्फ इस काम के लिए लगा होता है। नेक्स्ट जो है वो ब्रेकिंग जेट लगा होता है। ब्रेकिंग जेट क्या होता है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए होगा क्या कि जैसे हमें इस टरबाइन को रोकना है तो हम क्या करेंगे, इस स्पेयर को आगे की साइड धक्का देंगे तो ये इसको चोक कर देगा, तो वाटर इधर ऐसे आगे नहीं जाएगा, इधर से तो वाटर आना बंद हो गया। तो लेकिन रनर क्या होगा, जो वेन्स हैं, जो रनर है वो क्या होगा, वो फिर भी अभी भी अपनी स्पीड से घूमता रहेगा, काफ़ी देर तक घूमता रहेगा। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो अगर हम चाहते हैं कि, और ये जो है अगर हम चाहते हैं कि जल्दी रुक जाए, ये जो घूमता रहेगा ये जल्दी रुक जाए, तो हम करना क्या होता है
कि पीछे साइड से भी एक वाटर का जेट जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो जब हमें इसको हमें रोकना होता है तो हम इस जेट को ऑन कर देते हैं। जब इस जेट को ऑन कर देते हैं तो ये घूम रहा है इधर की साइड, लेकिन अगर इधर की साइड से वाटर इसमें पुश किया जाएगा तो सीधी बात है इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और पहले के कंपैरिजन में जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसके कंपैरिजन में ये जल्दी रुक जाएगा। तो ये जो जेट एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या है, टोटल 4 चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली। नोज़ल विद स्पेयर, और फिर रनर विद बकेट्स एंड केजिंग एंड ब्रेकिंग जेट। अब देखते हैं हम लोग इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट एंड आउटलेट पे इसका वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो कैसा बनेगा। समझने वाली बात इसमें यही है, बस ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि जो बात इधर बना हुआ है वही चीज़ इधर भी बनेगा, तो हम इसको इधर कंसीडर नहीं करते, हम एक ही और कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनलेट पे क्या है, ये जो है टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है। जब टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है और ये जो है हेमीस्फीयर ऐसा हो चुका है, तो टेंजेंशियली मतलब ऐसे ही वाटर ऐसे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। अभी अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले जो मैंने एक जनरल केस बताया था, उस जनरल केस में मैंने इनलेट पे भी एक ट्रायंगल बनाया था, है अभी भी वही ट्रायंगल ही बना हुआ है इनलेट पे, बट कुछ नए शर्तों के साथ बना हुआ है। देखिए हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है लगभग, जो ये जो स्प्लिटर है वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, वाटर की डायरेक्शन में ही आ जा रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास जो पहले जो वेलोसिटी इनलेट पे जो वेलोसिटी डायग्राम थे, मतलब अल्फ़ा था और क्या था, थीटा था। अल्फ़ा और थीटा दोनों का ही डायरेक्शन जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है, इन सब का डायरेक्शन स्प्लिटर की डायरेक्शन के जस्ट पैरेलल हो जाता है। तो मतलब जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अभी के केस में अल्फ़ा भी ज़ीरो है और थीटा भी ज़ीरो है। जब अल्फ़ा और थीटा ज़ीरो है तो सीधी बात है कि VF1 भी ज़ीरो होगा, VF1 भी ज़ीरो होगा, और जो VW1 जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो देखिए अब जब ऐसा बन जाएगा डायग्राम तो यहाँ पे कुछ इस तरह बन जाएगा। पहले हम लोग कैसा बनाते थे, पहले कुछ ऐसा बनता था डायग्राम, कुछ ऐसा बनता था, इधर और इधर थीटा और अल्फ़ा होता था। ठीक है, तो अब जब ये और ये जो एंगल है ये और एंगल ज़ीरो हो जा रहा है, तो सीधी बात है ये क्या होता था, ये हमारा V1 होता था। तो अब यही चीज़ रोटेट होकर अब ऐसे आ गई है, तो सीधी बात है ये हमारा पूरा हो गया V1। अब V1 का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेन जो है वो VW1 होता था, तो यानी V1 और VW1 यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक, यानी V1 और VW1 दोनों सेम है। अच्छा, VR1 जो होता था वो ऐसे होता था, ऐसे, तो अब ये एंगल हो गया ज़ीरो, यानी ये जो VR1 है वही चीज़ क्या हो गई, यहाँ से आ गई यहाँ पे, मतलब ये हो गया VR1। ठीक, अब जब ये VR1 हो गया तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो वैसे भी, ये तो अभी भी वैसे ही है। V1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और VR1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग U1 से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है, बस क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, थीटा इक्वल टू ज़ीरो, बस ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती हैं। ठीक, और दूसरा ये जो आउटलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल है ये वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको सिखाया था। एक चीज़ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि जो बीटा है वो यहाँ पर एक्यूट एंगल ही होता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, चूँकि हम विदाउट जर्क का केस ले रहे हैं, मतलब U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U, ये पूरे डेरिवेशन में चलेगा। इसके अलावा हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि जो हमारा वेन है वो क्या है, स्मूथ है। जब वेन हमारा स्मूथ होता है तो क्या होता है, VR1 इक्वल टू क्या होता है, VR2 होता है। क्योंकि अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब सीधी बात है VF1 इक्वल टू हो गया है ज़ीरो के बराबर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, इसके अलावा सब कुछ इसमें सॉल्व होता हुआ
चला जाता है। ठीक, अच्छा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग इसका डेटा मैंने दे दिया है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ कुछ फिक्स होती हैं। इसके लिए 160 से 170 डिग्री तक होता है। अगर कोई डेटा नहीं गिवन है तो 160 से 170 के बीच में कोई भी डेटा आप अपनी ओर से ले सकते हैं। चलिए अब डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। डेरिवेशन के लिए कुछ ऐसे जो टर्म है वो जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो जान लेते हैं। कैपिटल एच जो है वो क्या है, नेट हेड है, एक्टिंग एट द पेल्टन व्हील। जो नेट हेड है मतलब ग्रॉस हेड में से हेड लॉस माइनस करने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। जो डी स्टार वर्ड यूज़ किया गया है वो पेनिस्टॉक का डाया है, ठीक है, जो वो जो लार्डर डाया का जो पाइप है। और डी जो है वो डाया ऑफ द व्हील है। डी जो है वो किसका डाया है, जो ये पेल्टन व्हील है उसका डाया यूज़ हो रहा है, ठीक है। एन जो है वो स्पीड ऑफ व्हील है, मतलब पेल्टन का जो स्पीड है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट में है एन का वैल्यू। और डी जो है, स्मॉल डी जो है वो है डाया ऑफ द जेट, ठीक। और v1 जो है वो वेलोसिटी एट इनलेट है और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, √2gh। और h क्या है, नेट हेड अवेलेबल है। u और u1 और u2 जो हैं वो तीनों बराबर होंगे और होंगे कितने, πdn/60। d क्या है, डाया ऑफ द व्हील यानी डाया ऑफ द टरबाइन है। n क्या है, रोटेशंस पर मिनट में स्पीड ऑफ द व्हील है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर, ओके। अल्फा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। तो VR1 और VR2 बराबर होगा क्योंकि हम लोगों ने जो केस माना है वो स्मूथ केस माना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी इनलेट और आउटलेट दोनों पे क्या होंगी, बराबर होंगी, ओके। इनलेट साइड में जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो सीधी बात है VR1 जो है, अगर आप देखें तो VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1 होगा। इस चीज़ को देखिए, वेलोसिटी ट्रायंगल से ही सब देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या था, VR1, ये देखिए VR1 इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, V1 माइनस U। इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो हमें VR1 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि V1 और VW1 और VW1 दोनों बराबर हैं। तीसरी चीज़ कि VR1 और VR2 जो है बराबर है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे बराबर मानी है, स्मूथ केस माना है हमने। इसी तरह VW2 को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, VW2 के लिए देख लेते हैं। VW2, ओके, ये देखिए हमें क्या चाहिए, VW2 चाहिए। तो VW2 क्या हो जाएगा, VR2 cos phi, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में से अगर हम V2 को माइनस कर दें तो हमें VW2 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो VW2 इक्वल टू VR2 cos phi माइनस U2, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है, अब सिर्फ एक ही तो वेन है नहीं, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ द वेन है। इसलिए यहाँ पर जो मास जो स्ट्राइक करेगा रनर की वेन्स को जो स्ट्राइक करेगा वो ρA VR1 ना लेकर ρA V1 लिया जाएगा, ओके। और इसके अलावा अब जो फॉर्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वो हम डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 8 जो हमने लिखा हुआ है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन Fx इक्वल टू ρA VR1 था ना पहले, यहाँ पे क्या होगा, ρA V1 होगा और VW1 प्लस माइनस VW2 था। तो प्लस कब हम लोग लेते हैं, जब बीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है। यहाँ पर बीटा एक्यूट एंगल होता है इसलिए हम लोग VW1 प्लस VW2 लेंगे, ठीक। तो पेल्टन व्हील के लिए ये जो फॉर्मूला है वो एज अ फॉर्मूला यूज़ होगा और अब इसको आपको सीख लेना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है वर्क डन बाय द जेट, वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकेंड। तो वर्क डन तो आपको पता है, सॉरी Fx तो आपको पता है और वर्क डन निकालना है, मतलब अभी फिर से पहले बात मैंने डिस्कस हो चुकी है। वैसे अगर आपको वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस
अगर वर्क डन पर सेकेंड की बात हो रही है तो F मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई टी। अब डिस्टेंस डिवाइड बाई टी जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी, तो F इंटू हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी वो भी किसकी वेलोसिटी, वेन की वेलोसिटी, मतलब u1 इक्वल टू u2 है यहाँ पर, तो सीधे हम लोग u लगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी गई है कि ये f इंटू यू एफ एक्स इंटू यू हो जाएगा और ये एफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई यू। ओके, अब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो ये ऑलरेडी वर्क डन पर सेकेंड है, मतलब वर्क डिवाइड बाई टाइम ही है, मतलब पावर जो हो गया, ये जो वैल्यू आई ये वॉट में आई, अभी इसको किलोवाट में चेंज कर देंगे तो 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 9 जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। इक्वेशन नंबर 9 को बस वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड से डिवाइड कर देना है। अब वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मतलब मास, ओके, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मतलब सीधी बात है मास मल्टीप्लाइड बाई मास, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई जी, और टोटल मास पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू, और रो इंटू क्यू, या क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए इंटू वी1, यानी वेट ऑफ वाटर रो इंटू ए इंटू वी1 इंटू जी, जिसमें से रो ए वी1 और रो ए वी1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 बाई जी VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाइड बाई यू। इसके फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ओके, अब आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी चाहिए, तो वर्क डन पर सेकेंड जो है वो तो आपको पता चल गया है, आपने अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया है। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड आपको चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड होती क्या है, 1/2 mv²। अब चूँकि जस्ट वाटर जो है, वाटर उसको टच करेगा वेन्स को, उसके जस्ट पहले की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो v1 यूज़ किया जाएगा, 1/2 mv1 का स्क्वायर, और m के कैलकुलेशन में भी पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब कि रो ए v1 ही होगा, ठीक। तो रो ए v1 से रो ए v1 कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, 2 ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाइड बाई यू डिवाइड बाई VW1 का स्क्वायर। ओके, इसे इक्वेशन बना के रख दीजिए, और ये वैल्यूज़ जो हैं अब हम VW1 और VW2 की वैल्यूज़ रखते हैं। वैसे ये इक्वेशन नंबर 11 इसे भी याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली भी कहीं कहीं पर यूज़ हो जाता है नीटा एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, नहीं तो इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो VW1 और VW2 दोनों को ही हम किसके टर्म में लेके आएंगे, V1 और U के टर्म में लेके आएंगे। तो चूँकि इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पे देखिए तो VW1 और V1 जो है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए VW1 की जगह तो डायरेक्टली V1 को रिप्लेस कर सकते हैं। बात आती है VW2 की, तो VW2 VR2 cos थीटा माइनस U1 है, जो कि अभी भी मैंने ऊपर बताया था आपको। ओके, U2 की जगह हम डायरेक्टली U लिख सकते हैं, cos फाई की जगह cos फाई ही रहेगा, लेकिन VR2 का वैल्यू निकालने के लिए VR2 इक्वल टू देखें अगर आप तो V1 माइनस U यूज़ होगा। कैसे देखिए, VR1 और VR2 दोनों बराबर हैं, और VR1 जो है उसको वेलोसिटी ट्रायंगल से देखें तो V1 माइनस U है वो, ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल पे देखिए। तो VR2 की जगह डायरेक्टली हम लोग V1 माइनस U वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, अब ये VW1 और VW2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन नंबर 11 पे हम रख देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 11 पे हम रखते हैं तो देखिए नीटा एच में क्या है, ये VW1 माइनस यू को एक साइड लेते हैं, V1 माइनस यू cos फाई। अब इस टर्म से V1 माइनस यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 V1 माइनस यू cos फाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई यू डिवाइड बाई V²। ये नीटा एच का वैल्यू हो गया। ये भी एक इक्वेशन है जो कि यूज़ होता है, वैल्यूज़ किस तरीके की डिपेंड है नीटा एच के लिए, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए और V1 जो है वो फिक्स कर दिया जाए, V1 आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और फिर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमें चाहिए, तो सीधी बात है फाई का वैल्यू तो चेंज होना नहीं है, फाई का वैल्यू फिक्स है, और U भी आपका क्या है, U भी आपका जो है विद रिस्पेक्ट टू U ही आपका क्या है, वेरिएबल है। तो अगर आपको नीटा एच की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम करनी है तो V1 तो फिक्स है, थीटा भी फिक्स है, तो बचा क्या, सिर्फ U बचा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू U, यानी कि
टरबाइन का जो वेन्स का जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अब देखते हैं अगर तो 1 प्लस कॉस फाई डिवाइड बाई v1 का स्क्वायर, इतना जो टर्म है ये क्या है, ये तो मतलब ये वैल्यू जो है वो u इसमें टर्म नहीं है, यानी ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले जाई जा सकती है। अब देखिए कॉस फाई की वैल्यू जो है, कॉस फाई की वैल्यू जो है कोई ना कोई इसमें फाई की वैल्यू होगी ही, तो मतलब ये वैल्यू जो है कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा कॉस फाई। तो सीधी बात है वैल्यू ज़ीरो के बराबर तो नहीं हो सकती है। जब ज़ीरो के बराबर नहीं होगी तो इतना टर्म जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो यानी सीधी बात है यही टर्म ज़ीरो के बराबर होगा। अब हमें इसको ज़ीरो के बराबर रख दिया और इसे सॉल्व किया तो v1 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, du/du मतलब 1 हो गया इसकी वैल्यू, और माइनस का d/du ऑफ u स्क्वायर मतलब 2u। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे तो हमें सॉल्व किया तो वैल्यू हमें क्या मिला, u = v1/2। यानी अगर हमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एक पिल्टन व्हील की मैक्सिमम करानी है तो वेलोसिटी ऑफ व्हील जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ जेट, इनलेट पे जो वेलोसिटी ऑफ जेट है उसका हाफ होना चाहिए। अब इस वैल्यू यानी u = v1/2 को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 12 में रख देंगे। जब इक्वेशन नंबर 12 में रख दिया हमने ये u = v1/2, यहाँ पे v1/2 और सॉल्व किया तो नीटा एच की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 प्लस कॉस फाई डिवाइड बाई 2। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि टरबाइन के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बट हमें बस ध्यान रखना होता है कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमें इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना होता है और आंसर हमें मिल जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं। अच्छा ये हम नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने हैं। ठीक है, थैंक यू।